आ रहा है? ओके 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 सर, स्टार्ट कीजिए आप। ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ओके बेटा, माहिम स्कूल से दिनेश सर बोल रहे हैं। आज हम लेंगे मैथ 1 का लेसन नंबर 1। ओके यस सर। ओके, ये मैथ 1 का लेसन नंबर 1 जो है बेटा, वो सबसे इजी लेसन है और सबसे सिंपल लेसन है। अभी तक शायद आपने पढ़ा नहीं भी होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान देना, बहुत इजी है। छोटे छोटे सर माइक ऑन कीजिए, आपका माइक। सर आपका माइक ऑन कीजिए। दिनेश कुमार सर, अपना 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 माइक ऑन कीजिए। दिनेश कुमार सर, दिनेश कुमार सर, अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ पता है। दिनेश कुमार सर, अपना माइक ऑन कीजिए। दिनेश कुमार सर, अपना माइक ऑन कीजिए। दिनेश कुमार सर, दिनेश कुमार सर, अपना माइक ऑन कीजिए। पहले घर का इंतजाम कर लेंगे तब देव का दिया करेंगे, ना करेंगे। एक घर में पटवे ना करोगे तो बच्चों को भाड़ा लेके 2-3 महीना के लिए दे दो कहीं पर, ओके भाड़ा करके रख भाई, ओके बाद फिर ऊपर भरोगे अपना। आवाज आ रही? हाँ सर, घर पर आइए। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ शुरू कीजिए सर। ओके सर। हाँ आवाज आ रही है, अभी आपकी आवाज बंद हो गई थी। ठीक है, शुरू कीजिए सर आप। हाँ सर, जैसे कि बेटा हमने अभी अभी देखा कि हमारा जो टॉपिक था वो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेखीय यानी क्या होता है। तो घात होता है जिसके जिस समीकरण में जो
हर जो रहता है उसमें 1 रहता है तो उसको हम घात 1 कहते हैं। और 2 चरांक यानी होते हैं कि जिसमें 2 चर हो, जैसे कि x और y। चर यानी ये होता है बेटा कि हमने आज तक देखा होगा किसी भी नंबर, जो भी नंबर रहते हैं, वो जो नंबर रहते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं किसी भी चीज के। तो वो जो उसको हमको मानने के लिए हमको किसी भी एक अल्फाबेट लेना पड़ता है, कोई भी एक अल्फाबेट लेना पड़ता है। तो वो जो अल्फाबेट है x हो या फिर y हो, इस तरह से हमको अल्फाबेट लेना पड़ता है। x, y, z, a, b, c, इस तरह से छोटे-छोटे हम अल्फाबेट लेते हैं। तो ये चरांक कहलाते हैं। तो अब 2 यहाँ पे इस पार्ट में 2 चरांक है, तो 2 चरांक है, इसका मतलब कि x और y कहीं 2 चरांक रहेंगे। तो 2 चरांक रहेंगे। इस पार्ट में हम सब देखते हैं कि 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का जो साधारण रूप होता है, साधारण रूप उसका जो है ax plus by plus c बराबर 0, इसका ये साधारण रूप है। और ये जो साधारण स्वरूप है, इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक-एक मार्क्स के छोटे-छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसका रूप वहाँ से जाके b by plus c बराबर 0 ये वो वास्तविक रहती है। तो आपको ऐसे ही कभी-कभी समीकरण दी रहती है। आप देखो, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो समीकरण दी रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है फर्स्ट वाली, इस फर्स्ट वाली समीकरण में हम देख सकते हैं कि ax plus by बराबर c है। यानी ये जो समीकरण है 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं, हमको पहचानना है। तो यहाँ पे हमको दूसरे कॉलम में दिया है ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो ax plus by बराबर c इस तरह से दिया हुआ है। और a, b, c ये जो रहते हैं ये वास्तविक संख्या रहते हैं। आपको कभी-कभी ये भी पूछा जा सकता है बोर्ड की एग्जाम में कि एक इस समीकरण दिया होगा और आपको ये भी पूछा जाएगा कि इसमें से, इस समीकरण में से a, b और c का मान लिखो। तो ये भी छोटे-छोटे 3 क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है, यहाँ a यानी 4 है, यहाँ a यानी 4 है और b यानी 3 है और c यानी 12 है। इस तरह से हमको इस में ध्यान रखना है। और नेक्स्ट वाली जो है समीकरण, ये भी हमको देखना है कि सेकंड वाला जो समीकरण दिया गया है, ये क्या 2 रेखीय वाली 2 चरांक वाली रेखीय समीकरण है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 रेखीय समीकरण 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं है। जिसमें x और y, जहाँ पे भी x और y होते हैं ऐसे समीकरण में, आप उसको बोल सकते हैं कि ये 2 रेखीय समीकरण 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है। फिर थर्ड में एग्जांपल में दिया गया है √2 माइनस √5y बराबर 16। तो ये जो √2 है ये a का वैल्यू है, क्योंकि a वास्तविक संख्या है। तो आपको यहाँ कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में लिखना है कि 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है। उसके बाद फोर्थ वाला भी देखो, सेम एज 4, 5, 6, सेम वैसे ही ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है। इस तरह से आपको यहाँ पे दिया है। लास्ट वाले में भी x और y 2 चरांक है, इसलिए हमको ये लिखना है कि ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है। कभी-कभी ये भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के, एक-एक मार्क के बोर्ड के फाइनल एग्जाम में, कि आपको यहाँ से पहचानो इस समीकरण में क्या 2 रेखीय समीकरण वाले हैं, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं है। ये ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं। बात है बेटा युगपत समीकरण, युगपत रेखीय समीकरण। हमने देखा है इतना आसान होता है ये युगपत रेखीय समीकरण। हम इसको बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने पहला उदाहरण बताया है, देखो 5x, फर्स्ट वाला उदाहरण मैंने बताया है 5x 3 - 3y = 8 बराबर 8 है। फिर दूसरी समीकरण दिया गया है 3x + y बराबर 2 है। ये ऐसे समीकरण दिए गए हैं। तो इस युगपत समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 2 विधि होती है। उस 2 स्टेप, 2 मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको दोनों मेथड हम देख लेते हैं। दोनों में से जो भी अच्छी लगी आपको, उससे आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। और हम तो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में जब भी कोई बच्चा, जब कोई स्टूडेंट अगर मैथ्स सॉल्व कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होती है और प्रैक्टिस से ही वो परफेक्ट होते हैं।
जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोग हमारे जो लेक्चर है अटेंड कर रहे हैं लेकिन आप लोग घर में ट्राई नहीं करेंगे, जब तक यहाँ से देखकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब तक आप उसको घर में ट्राई नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम्स आपको बनने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमने भी देखा है कि एग्जाम के समय में हमारी पेन आगे बढ़ती ही नहीं है, तो इसके आगे क्या लिखा जाए ये रहता है। तो सबसे पहले हम ये युगपत रेखीय समीकरण का एक उदाहरण का विधि हम फर्स्ट देखेंगे। इस विधि फर्स्ट में हमने दोनों समीकरण को लिख दिया, समीकरण दोनों लिख दिया हमने। 5x - 3y बराबर 8 समीकरण 1 और 3x + y बराबर 2 समीकरण 2, इस तरह से हमने दोनों लिख दिया। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए, युगपत रेखीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण में ये देखेंगे कि इसका जो दोनों समीकरण में जो चरांक है, दोनों समीकरण में जो चरांक है x x और y y, तो इस x x और y y चरांक के गुणांक जो हैं वो हमेशा समान होना चाहिए। अगर समान नहीं आते तो उसको हमको समान करना पड़ेगा, किसी भी एक को समान करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 5x, पहली वाली जो समीकरण है उसको जैसे कि वैसे इन दोनों पक्षों पे 3 का गुणा करने, दोनों पक्षों में 3 का गुणा किया है और ये 3 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि पहली वाली जो समीकरण है उसमें y का मान 3 है, तो हमको दूसरी वाली भी समीकरण में y का मान सेम लाना है। किसी भी हालत में आप a वाले x वाले को ला सकते हो या फिर y वाले को ला सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इजी है कि दूसरी समीकरण में हम 3 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों पर, तो x y वाला जो रहेगा वो दोनों समान हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ क्या किया, समीकरण 2 में दोनों पक्षों पे 3 का गुणा करते हैं। अब ये जब 3 का गुणा करेंगे तो फिर समीकरण 2 में आप देखो कि 3 और ये 3 गुना 3 x करेंगे तो 9x हो जाएगा। वैसे ही प्लस जैसे का वैसा रहेगा, यहाँ y गुना 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा और 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से हमको इस समीकरण को 3 लेना है। तीसरी समीकरण बन गई और हमारी जो पहली थी उसको जैसे कि वैसे एज इट इज लिखना है और फिर दोनों समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो देखो आप इस तरह से इस साइड में देखो, दोनों समीकरण हमने लिखा हुआ है, ये दोनों समीकरण को हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद ये 5 और 9x ये हो गए 14x और ये -3x और ये -3y और +3y ये कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और फिर बचा इधर इक्वल टू, बराबर के बाद में 6 और 8, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 14 हो जाएंगे। तो 14 होने के बाद में 14x बराबर 14 है, तो x बराबर 1 निकलता है क्योंकि ये जो इधर वाला 14 है वो इस साइड में राइट साइड में चले जाएगा उसके हर में, तो दोनों x 14/14 1 हो जाता है, इसलिए x का मान 1 निकलता है। इस तरह से हमको ध्यान में रखना है और इसकी हमको प्रैक्टिस भी करनी है। अब यही जो x का मान 1 जो निकला है इसको हमको किसी भी समीकरण में रख सकते, जो सिंपल वाली समीकरण है आप उसमें रख सकते। देखो यहाँ मैंने 2 वाले समीकरण में रखा है, सेकेंड वाले समीकरण में x का मान 1 रखा है, तो सेकेंड वाले समीकरण सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड वाली समीकरण क्या है, 3x + y बराबर 2, इस तरह से है। तो हमको ये x की जगह 1 लिखना होगा क्योंकि x का मान 1 निकला हुआ है, तो 3 गुना 1 + y बराबर 2, इस तरह से हमको ये सेकेंड इसमें लिखना है। फिर 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आता है, 3 + y बराबर 2, इस तरह से आता है। इस 3 को हमको राइट साइड में ले जाना है इक्वल टू के उस साइड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, y बराबर 3 को हमने इधर लेके गया तो 2 - 3 हो जाएगा, ये 2 - 3 होगा, यानी 2 में से 3 गए, तो हमको आंसर लिखना पड़ेगा -1। इस तरह से हमको ये फाइनल आंसर इस समीकरण का फाइनल आंसर -1 आ रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमको सेकंड विधि का यूज करना है तो भी वो भी आसान है। यहाँ देखो सेकंड विधि है, वही वाला युगपत समीकरण है, सेकंड विधि आप लोग कर सकते हैं। अगर ये अच्छी लगी तो ये भी, इससे भी आप लोग युगपत समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वही नंबर दिए हैं, इक्वेशन 1 और समीकरण 1 समीकरण 2 सेम वैसा ही है। हमको क्या करना है, सेकंड वाले जो विधि में समीकरण 2 के चरांक y का मान जो है, जैसे हमने सिर्फ समीकरण 2 को लिया तो y का मान क्या किया, समीकरण 2 को जो है वो यहाँ पे देखो, समीकरण 2 को जो है हमने y के मान के रूप में लिया, तो समीकरण 3 मिल रही है बराबर 2 - 3x, क्योंकि
वो वाला जो है साइड जाएगा, -3x हो जाएगा। अब इस y का मान को हमको समीकरण 1 में रखना है, तो हमारी समीकरण 1 इधर है, समीकरण 1 इस साइड है, तो इसमें हमको y का मान रखना है। देखो आप देखो इसमें यहाँ पे ये ब्रैकेट में y का मान रखा गया है 2 - 3y 3x, ये जो है हमको यहाँ पे रखना है और अब इसको गुना कर, जैसे कि 5x जैसे का वैसा आएगा, ये 3 और 2 6 हो रहा है तो -6, और ये 3 और 3 9 हो रहा है तो 9x, लेकिन यहाँ पे साइन देखो आप, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, इसलिए ये जो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे 9x दिया गया है। और उसके बाद में इक्वल टू 8 जैसे का वैसा लिखना है। अब ये 9 और 5 को हमको प्लस करना है तो 14 हो जाएंगे, ये 14 हो गए, और -6 जैसे का वैसा हमको रखना है, बराबर 8 जैसे का वैसा वो रखना है, ये 14 हो जाएंगे। अब ये जो -6 है इसको हम राइट साइड ले जा लेंगे, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, इसलिए हमको x के पास जितने भी नंबर है उनको हमको राइट साइड ले जाना पड़ेगा, तो ये इधर जाके +6 हो जाएगा, तो ये 8 हो गए, 6 और 8 दोनों ज्वाइन कर देंगे तो 14 हो गया, और 14/14 हो जाएंगे, तो x का मान हमको इसमें 1 मिल रहा है। यानी फर्स्ट विधि में भी हमको x का मान 1 मिला था और सेकेंड विधि में भी हमको x का मान 1 मिला था, तो हमको यही ध्यान में रखना है। इस तरह से हम जो दोनों विधि है उन दोनों के मान समान कर सकते हैं, और ये x बराबर 1 का वैल्यू हमको किसी भी समीकरण में रखना है, तो आपको y का मान मिल जाएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट विधि में अभी तक के देखा था, सेम ऐसा ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक है ऐसे ही युगपत समीकरण में, ये तो छोटे वाले एग्जाम्पल थे, युगपत समीकरण में ऐसे ही थोड़े और बड़े वाले आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमने देखा है बोर्ड के एग्जाम में, ये जो है 15x + 17y = 21 और 17x, इनके जो सहगुणांक है वो इंटरचेंज है। ऐसे वाले क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आते हैं, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत आसान तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ये भी एक युगपत समीकरण का ही एग्जाम्पल है। तो युगपत समीकरण है जिनके सहगुणांक इंटरचेंज होते हैं, इनको क्या करना है बेटा, बहुत आसान तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इनको हमको समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, हम ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो हम एक बार इनको, जब भी किसी भी समीकरण में सहगुणांक का इंटरचेंज होता है, जैसे यहाँ 15 है और x के साथ, और यहाँ 17 है y के साथ, और यहाँ 17 है y के साथ, और यहाँ 15 है x के साथ, इसका मतलब इस समीकरण में, इन दोनों समीकरण में इनका गुणांक का हुआ है, तो इसको आसान करना सबसे इजी, इसको हल करना सबसे इजी बात होती है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि एक बार हम दोनों समीकरण को लिख देंगे और उसके बाद दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। हमको सबसे आसान तरीका है, एक बार हमको इन दोनों समीकरण को जोड़ देना है और एक बार हम दोनों समीकरण को घटा देना है। यानी हमको ये स्टेप को हमेशा ध्यान में रखना होगा, एक बार हमको जोड़ना है, नेक्स्ट टाइम हमको घटा देना है। अगर हम जोड़ते हैं तो हमको एक थर्ड वाली समीकरण मिलेगी जो बहुत छोटी होगी, और जब हम घटाते हैं तो हमको फोर्थ वाली समीकरण मिलेगी, वो भी छोटी होगी। हमको यहाँ पे देखना है, देखो मैंने यहाँ पे जोड़ के रखा है, ये दोनों को एक बार जोड़ दिया तो कितना आ गया, 32x + 32y = 32, हमने इसको जोड़ दिया। और सेकंड में क्या हो गया, ये जो जोड़ने के बाद में हमने इसको क्या किया, तीनों में 32 है, तो 32 से हमने, यहाँ देख लीजिए आप, 32 से हमको इन दोनों पक्षों में भाग दे देना है, और भाग देने के बाद बचा क्या रहेगा, फिर x + y = 1। इस तरह से समीकरण तीसरी हमको प्राप्त होती है, तीसरी हमको मिल जाती है। अब ये इसके जो सेकंड वाला है जिसको हमको घटाना है, दोनों समीकरण फिर से हमको लिखना है जैसे के वैसे एज इट इज, और हमको इसको घटा देना। हटाने के बाद में हमको ये देखना है कि ये 15 - 17x करेंगे तो -2x आ रहा है, और ये +17y और 15y जो है इनको घटा देंगे तो +2y आ जाएगा, और 21 में से 11 गए, ये भी घटा देंगे, आपको पता है 10 आ जाएंगे। तो हमको इस समीकरण को -2x + 2y = 10 आ गया, इसको हमको 2 से डिवाइड कर देंगे। आपने देखा होगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने के
उसके बाद में क्या आएगा, इस तरह से समीकरण उसकी बनेगी। माइनस एक्स, ये देखो इस तरह से समीकरण बनेगी उसकी। 2 से डिवाइड करने के बाद में कौन सी वाली है, ये वाली। हम देखो माइनस एक्स प्लस वाई, ये देखो ये वाली समीकरण बन रही है। माइनस एक्स प्लस वाई बराबर, हम जो तीसरी और चौथी समीकरण आई थी, यानी ये जो चौथी समीकरण आई थी, ये थर्ड समीकरण आई थी जोड़ने के बाद, ये घटाने के बाद, तो हमको ये दोनों समीकरण को फिर से जोड़ देना है। यहाँ पे हमने जोड़ दिया है दोनों समीकरण को, तो x प्लस वाई बराबर 1 प्लस माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5, इन दोनों को जोड़ देना है। x और x वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, और y प्लस वाई करेंगे तो 2y, और इनको भी जोड़ देंगे हम तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये y बराबर 2y बराबर 6 हमको मिल रहा है। तो 2y बराबर 6 जो हमको मिला, उसमें y का मान हम अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 6/2 हो जाएगा, ये 2 इस साइड आ जाएगा, हर में आ जाएगा, तो उसका हमको मान 3 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे y का मान 3 दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ये y का मान 3 है इस तरह से। अब ये y का मान जो 3 निकला हुआ है, वो हमको किसी भी समीकरण यानी तीसरी या चौथी जो आसान वाली समीकरण है उसमें हमको रख देना है। तो मैंने तीसरी समीकरण में रख दिया ये वाली आसान वाली, तो y का मान 3 को रख दिया, तो x जैसे का वैसा प्लस 3 मीन्स y का मान है बराबर 1। फिर इसके बाद में x को हमको निकालना है, तो ये -3 उधर हो जाएगा, यानी 3 इससे इस साइड चले जाएगा, तो -3 हो रहा है। तो ये 1 में से -3 गए तो -2, इस तरह से हमको आंसर मिल रहा है। इसका मतलब हमको जो आंसर मिले थे x बराबर -2, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर -2 है और y बराबर 3 है, ये जो हमको आंसर मिले हैं। इस तरह से हम इस जो हार्ड वाली ये रहती है समीकरण रहती है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ये देखना है, इतना आसान क्वेश्चंस है, और ये हमेशा मैक्सिमम टाइमिंग ये हमारे बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि इसको हल कैसे करते हैं, और इसके बाद में हमको प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत बार हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होते हैं। अब उसी टॉपिक में है 2 चरांक वाले रेखीय समीकरणों का आलेख। अभी थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी गौर करते हैं। आलेख के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो ये भी 2-2, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसको भी हमको थोड़ा ध्यान में रखना है कि इसको कैसा कर सकते हैं। तो ये जो आलेख है, जैसे यहाँ पे दिया, निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल कीजिए। आलेख विधि से कीजिए। 2 समीकरण दिए गए हैं, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4। इस तरह से 2 समीकरण दिए गए, तो हमको इस समीकरण का उपयोग करके आलेख तैयार करना है। आलेख तैयार करने के लिए बहुत आसान है। हमको ये जो मान कहीं-कहीं किसी टेबल में या कभी-कभी एग्जाम में पूरे का मान दिया होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि x और y, x का दिया होता है, y का हमको निकालना पड़ता है। कहीं-कहीं सिर्फ समीकरण दी होती है, हमको दोनों x और y के दोनों के मान निकालना पड़ता है। तो इसकी भी आपको मैक्सिमम टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। इतना आसान है, जैसे कि जैसे कि फर्स्ट वाली समीकरण से मैंने देखा, फर्स्ट वाली समीकरण से मैं देख रहा हूँ कि 4x वाला जो है, सॉरी ये समीकरण देखिए आप, 6 वाली, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4, इस समीकरण का आलेख खींचकर उसका निरीक्षण करना है। तो सबसे पहले मैंने माइनस वाई बराबर माइनस लिया, तो मैंने अपने मन से यहाँ पे एक वैल्यू रख दी, ये वाला 4, x का मान मैंने 4 रख दिया। तो आप देख लो, अगर मैंने यहाँ x का मान 4 रख दिया तो इसका मतलब y बराबर 0 आने वाला है, क्योंकि ये
अपने अंदाज से कुछ भी कोई भी बना सकते हैं, समीकरण या आलेख हम खींच सकते हैं। तो x का मान मैंने 5 रखा है तो y का बराबर 1 आ चुका है। जैसे मैंने x का मान अगर 8 रखा तो 8 यहाँ हमको रखना है, तो ये 8 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 हो जाएगा, और 4 माइनस 8 माइनस 4 होता है, लेकिन ये माइनस y है इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। वैसे ही हमको यहाँ पे 9 और फिर 5 इस तरह से हमको ये ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम ये जो आलेख बनाते हैं तो कम से कम 4 जो है इसके बिंदु हैं, ये 4 जो पॉइंट्स रहते हैं वो हमको निकालने होते हैं। अगर आपने 4 नहीं निकाला, 3 भी निकाला तो भी चल जाता है, लेकिन 4 निकालने से कभी क्या होता है, अगर एक हाथ भी पॉइंट थोड़ा गड़बड़ हो गया तो भी 3 में ये बिंदु जो है एक लाइन में अपनी ग्राफ को तैयार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने 4 निकाला है, 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 निकालने से किसी भी कोई भी प्रॉब्लम समाधान हो। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे जो समीकरण है 4 और ये 4 और 0, तो 4 और 0 तो कहाँ पे है, 4 यानी x में, 4 और 0 जो है वो x में है। तो हमको वो समझना है कि x, हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये 4 और x जो है वो 0 पे, तो 4 जो है वो x पर था, x एक्सिस पर था, और y जो था 0 पे था। तो यहाँ पे हमको इस तरह से पॉइंट हमको नोटेट करना है 4 और 0, क्योंकि हमको ये सबसे पहले ग्राफ जब हम बनाते हैं तो x एक्सिस और y एक्सिस के जो नंबर है इसको हमेशा अच्छे से और क्लीन, और उसका जो सेंटीमीटर है वो बिल्कुल क्लीन और नीट होना चाहिए, एक भी लाइन आड़ी टेढ़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ गलत हो सकता है। तो वहां पे हमने देखा था 4 और 0। सेकेंड वाला पॉइंट हमने देखा था, एक मिनट, सेकेंड वाला पॉइंट 5 और 1 हमने देखा था, सेकेंड वाला पॉइंट। तो 5 और 1 हमको देखना है वहां पे, ये 5 और 1 है, यहाँ देख सकते हैं आप, 5 और 1 है, यहाँ देख सकते हैं आप, है ना। इस तरह से हमने और 2 बिंदु लिए थे, जिसमें एक था 8 और 4 आया था, जिसमें 5 और 9 और 5 आया था। इस तरह से हमने एक 1 2 3 4 पॉइंट्स लेकर हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है, लाइन खींच लिया है, स्ट्रेट लाइन। वैसे ही सेकेंड समीकरण में जब हम उसको हल करेंगे तो वहां पे भी इस तरह से पॉइंट आएंगे 0 और 6, 3 और 3, उसके बाद 7 और -1, हमको ये ध्यान में रखना है। और ये 7 और -1 से भी हमको एक लाइन और ड्रॉ कर देनी है। और जब हम ये हमारी दोनों जब लाइन ड्रॉ हो गई तब हमको पॉइंट, ये जो दोनों लाइन है ये इस पॉइंट पर हमको मिल रही है, यानी 4 और 5 और 1 के पॉइंट पे मिल रही है। तो हमको ये समझना है कि इसका जो आंसर रहेगा, दोनों बिंदुओं को एक दूसरे को 5 और 1 इस बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है, ये जो हमारा रहेगा ये फाइनल हमारा आंसर रहेगा। और इस आंसर को आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला हुआ है क्या वो करेक्ट है क्या। तो ये 5 और 1 हमारी समीकरण 1 में हम इसको रख के देख सकते हैं, x का मान 5, y का मान 1। देखो आप यहाँ पे अगर x का मान 5 रखे, y का मान 1 रखे तो दोनों को ऐड कर दिए तो 6 आ गए। तो इसका मतलब ये जो हमारी समीकरण है ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से हम इसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा टॉपिक है निश्चयांक का, डिटरमाइन का। सबसे अच्छा और बेस्ट टॉपिक है, सबसे आसान तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो निश्चयांक यानी क्या होता है थोड़ा सा ये हम बता देते हैं। निश्चयांक में ऊर्ध्वाधर रहते हैं, यानी स्तंभ रहते हैं और कॉलम रहते हैं। तो यहाँ पे जो ए और बी सी जो दिया गया है, ये जो दिया ए और सी जो दिया गया है ये कॉलम है, और बी और डी जो दिया गया है ये सेकेंड कॉलम है। इसका घात 2 है क्योंकि इसमें कॉलम और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये दोनों सेम है, दोनों 2 है, इसलिए इसका घात 2 है। हम इसको ऐसे करते हैं। इसको हल करने के लिए हमको अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट ABCD XYZ कैपिटल अल्फाबेट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो
उसका जब हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, तो हमको क्या करना पड़ता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, यानी ए के साथ डी का और बी के साथ सी का, इस तरह से हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ए और डी गुना किया गया है और माइनस इन दोनों के बीच में निश्चंक सॉल्व करने के लिए हमको दोनों के बीच में माइनस लगाना पड़ता है, और फिर बी और सी का गुना किया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसका जो ये रहेगा, आप उसको निकालना है, तो जैसे मैंने यहाँ कैपिटल ए लिख दिया है, तो कैपिटल ए बराबर ए डी माइनस बी सी, इस तरह से हम इस निश्चंक को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं, इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसा निम्नलिखित निश्चयकों का मान निकालो, ये भी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो 2-2 मार्क्स के लिए हमारे बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं, इम्पोर्टेंट है इसलिए। और ये जो थर्ड वाला जो बना हुआ है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमको ये देखना है कि ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इतना हार्ड है, लेकिन बहुत इजी है वो। और ये फर्स्ट सेकंड भी आसान है, लेकिन मैं आपको हम थर्ड वाला बता रहा हूँ। थर्ड वाले में कैसे होता है, इनको हल करने के लिए, निश्चयांक हल करने के लिए हमको जो है हमारा सूत्र है, यहाँ पे b बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, तो b ही मैंने लिखा है। यहाँ देखो आप b दिया है तो b ही लिखना है। अब जैसे का वैसा क्वेश्चन हमको लिख देना है। थर्ड वाला हमने लिखा, हमारा इसका सूत्र जो रहता है b बराबर a गुना b, यानी हमको a ये जो करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो है 2√3 जो है 2√3 को गुना कर दिया है 3√3 से, यहाँ पे देख सकते हैं हम। और फिर माइनस में रहता है, माइनस के बाद में गुना 9, इस तरह से 2 गुना 9 हम। अब इनको हल करते समय हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये 18 और डायरेक्ट 18 कैसे आ गया। हमको बेटा यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो 2 है, ये जो फर्स्ट वाला 2 है और ये जो 3 है, ये 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6 हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है माइंड में। और ये 3√3 और ये √3, इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा, यानी √3 को हमने √3 से गुना कर दिया तो इन दोनों का आंसर सिर्फ 3 आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी किसी भी अंडर रूट का या जो वर्गमूल है उसका हमको गुना करना पड़ता है, तब उसका आंसर वही आंसर आता है जो उसके क्वेश्चन में होते हैं। तो हमको ये 3 को, इसका आंसर 3 आ रहा है, और ये 2 को हमने 3 से गुना किया था तो 6 आ रहा था, और ये 6 और ये 3 को फिर से गुना कर देंगे तो 18 आ जाएगा। इस तरह से 18 ये यहाँ पे आ रहा है, और माइनस जैसे का वैसा, और ये 2 को 9 को गुना करना है तो ये 18 आ जाता है। तो सेम 18 माइनस 18 हमने देखा, तो 18 माइनस 18 0 आ जाता है। इस तरह से हमको ये ठीक है बेटा। अगर आपने बुक से देखा तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है वहां पे, आप उसकी भी प्रैक्टिस करके उसको हल कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है जो है बहुत अच्छा है, इसी का निश्चयांक पद्धति है। निश्चयांक पद्धति को हम क्रैमर पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और ये क्रैमर पद्धति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रैमर पद्धति से भी कितने सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक के बोर्ड में देखा हुआ है। ये भी एकदम आसान है, इतना आसान है कि आप लोग इस आज के जितने भी टॉपिक हो रहे हैं उनको अगर आप घर में 1 घंटा 1-2 घंटा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं तो समझूंगा कि आपको जितने भी मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर करनी है तो इस लेसन से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने आसान तरीके से इसके एग्जाम्पल है जो अगर एक बार समझ में आया तो हम उसको कर सकते हैं। तो वैसे ही हमको क्रैमर की पद्धति, ऐसे बहुत सारे समीकरण आते हैं, क्रैमर की पद्धति से उसका युगपत समीकरण हल कीजिए। तो हमको एक क्रैमर की पद्धति से थोड़ा सा हम देख लेंगे, उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया है। क्रैमर की पद्धति से 5x + 3y, इस तरह से पर -11 से सेकंड समीकरण उसकी दिया है 2x + 4y,
बराबर -10 इस तरह से जो दिया है, तो हमको ये क्रैमर की पद्धति से इसको हल करना है। तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें ए जो हमने इसके पहले आपको बताया था ए, बी, सी, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए, बी, सी क्या है? यानी जो मैंने मान निकाला था ए, बी, सी, डी और जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, तो इसमें हमको वही ध्यान में रखना है कि वो सूत्र ध्यान में रखना है क्रैमर वाला, जो इसके पहले निश्चयक वाला जो हमने इसके पहले लिया था, उससे हमको ये जो मान है निकालते हैं। तो जहाँ डी आता है, वहाँ पे हमको डी यानी क्या लेना है? जहाँ पे डी आता है वहाँ पे क्या लेना है? ए, बी, सी, डी। तो ए, बी, सी, डी यानी क्या होता है? ए यानी 5, बी यानी 3, तो यहाँ पे देखो आप ए यानी 5, बी यानी 3, इस तरह से लेना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है सेकंड वाले इसमें सी और डी, तो सी और डी यानी इधर का जो इधर वाले 2 हैं और इधर वाला 4 है, ये हमको लेना है। नेक्स्ट अगर हम जब हम डी एक्स वाला टर्म लेंगे, डी एक्स वाला, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो एक्स वाली जो समीकरण है, ये वाला समीकरण यहाँ पे किसी भी एक्स वाला नंबर नहीं रहना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर y वाला समीकरण डी वाई वाला देख रहे हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 3 है और ये जो 4 है, ये y वाले टर्म्स हमको यहाँ पे नहीं रखना है। इस तरह से हमको ये चारों निश्चयक के इससे हम निकाल सकते हैं और इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करने पर आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद हमको पता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, तो 5 को देखो हमने यहाँ 4 से गुना कर दिया, फिर बीच में माइनस होता है, ये 2 को 3 से गुना करना पड़ता है, तो ये इस तरह से समीकरण बनती है। 4 करेंगे तो 20 आता है, माइनस जैसे का वैसा होता है, और ये 6 हो गया दोनों को गुना करने पर, तो 20 में से 6 गए तो 14 आता है, ऐसे डी का मान आ जाता है। तो इस तरह से हमको सेकंड वाला डी एक्स का भी रखना है। आपको इस डी एक्स निकालते समय ये ध्यान रखना है कि जो समीकरण में एक्स वाला जो गुणांक है, वो गुणांक इसमें नहीं आना चाहिए, और वाई निकालते समय ये ध्यान में रखना है कि y का गुणांक इस समीकरण में या फिर इस dy में नहीं आना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना है। और सेम जैसे हमने फर्स्ट वाला हल सॉल्व किया था, वैसे ही हमको इनका भी तिर्यक गुना करके, यानी 11 -11 को गुना कर देंगे 4 से, फिर माइनस जैसे का वैसा रहेगा, फिर 10 और 3 को गुना कर देंगे। इस तरह से हमको गुना करते चलना है, और -11 और 4 का गुना करेंगे तो -44 आता है। ये सेकेंड वाला जो माइनस जैसे का वैसा रखेंगे, -10 को 3 से गुना करेंगे तो -13 आता है। तो इस -30 को डबल माइनस आ गया है ब्रैकेट के बाहर, और तो हम दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देंगे, इस तरह से आता है। और ये 44 तो ऑलरेडी माइनस है, तो 30 में से 44 गए, हमको ये देखना है, तो आंसर उसके -14 में आता है। हमको ये इस तरह से थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करके ट्राई करना है। सेम डी वाई वाला भी सेम यही वाले स्टेप से हम इसको हल कर सकते हैं, सेम डी वाई वाला भी। इसके बाद वाले जो टर्म्स हैं, हमने देखा था कि क्रैमर की पद्धति से हमको फाइनली एक सूत्र रहते हैं क्रैमर की पद्धति में, वो जो सूत्र रहते हैं एक्स वाला सूत्र रहता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है एक्स डी एक्स बटे डी, और वाई वाला सूत्र रहता है डी वाई बटे डी। इस तरह से हमने जो डी एक्स और डी निकाला था, उनका मान हमको यहाँ पे रख देना है, और यहाँ रखने के बाद दोनों को हमको भाग कर देना है, और जिसका आंसर एक्स का मान -1 निकलता है। वैसे ही डी वाई का भी मान रखना है, जो -28 आया था, और डी का ऑलरेडी 14 आया था, दोनों को हमको भाग कर देना है, -2 आंसर निकलता है। तो एक्स और वाई का इस तरह से हम युगपत समीकरण को हल कर सकते हैं और अपने जो निकाल सकते हैं। उसके बाद भी ऐसे क्वेश्चंस है, उसके बाद भी ऐसे 2 चरांक वाले क्वेश्चन है। ये जो हमने जो अभी क्रैमर का पद्धति का हमने जो एग्जांपल बताया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड में आते ही है, क्रैमर की पद्धति से युगपत समीकरण हल करो। ऐसे जो और दूसरे एग्जांपल होंगे आपके, आप उसको भी देख सकते हैं, वहां से भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी होंगे समझने के लिए। ये लेसन भी बहुत आसान, रेखीय समीकरण का रूपांतर, समीकरण 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण रहते हैं, क्या वो रूपांतर हम उसको कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम रूपांतर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं
जिनको हम रूपांतर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ सारणी, तो ये सारणी को थोड़ा सा सारणी दिया गया है, समीकरण चरांकों की संख्या और रेखीय है या नहीं, बस समीकरण दी गई है। इसमें कितने चरांक हमको, क्योंकि x और y यहाँ पे दो चरांक दिए गए हैं, इन सभी में x y, इसमें भी x y दो चरांक दिए गए हैं, इसमें भी x y दो चरांक दिए गए हैं, इसमें भी x y दो चरांक दिए गए हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि क्या ये रेखीय समीकरण है या नहीं। तो हमको यहाँ देखना है रेखीय समीकरण नहीं है, क्योंकि रेखीय समीकरण के जो साधारण रूप होते हैं आपको पता है ax + by = c, इस तरह से साधारण रूप होते हैं। तो क्योंकि ये ऑलरेडी हर में है इनका मान, इसलिए ये रेखीय समीकरण नहीं है, हमको ये ध्यान में रखना। फिर भी हल कर सर अपना माइक ऑन कीजिए। सर अपना माइक ऑन कीजिए। दिनेश कुमार 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 सर, दिनेश कुमार सर अपना माइक ऑन कीजिए। सर आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके सर, बीच बीच में प्रॉब्लम हो जा रहा था फोन में। ओके, हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है कभी कभी, ठीक है कोई बात प्रॉब्लम के कारण में ये हो गया। अभी तक बेटा हमने अभी जो समीकरण देखा था, सारणी देखा था, उस सारणी में हमने ये देखा कि जो समीकरण थे उनके चरांक संख्या सभी की समान थी, 2 थी, लेकिन वो रेखीय है या नहीं थे, क्योंकि वो सभी उनका घात 1 नहीं थे, इसलिए वो रेखीय नहीं थे। लेकिन ये रेखीय नहीं होने के बावजूद भी हम इसको युगपत समीकरण के द्वारा हल कर सकते हैं। तो हमको यही इसके ही एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो हम ये जो रेखीय समीकरण नहीं है फिर भी हम उसको हल कर सकते हैं। किस तरह से हल करते हैं, हमको उनका भी मान ध्यान में रखकर हल करना पड़ता है, वो भी हम इसमें इस समीकरण के एग्जाम्पल में देखते हैं। इतने आसान टॉपिक हैं, आपको हमेशा इनकी प्रैक्टिस करनी होगी बेटा, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक के ये मैथ के जो प्रॉब्लम्स है वो समझ नहीं आते। हम सभी स्टूडेंट को यही लगता है कि मैं इसे कर लूंगा, मैं इसे कर लूंगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, वो दिखता ही नहीं है उस समय। हमको ध्यान में रखना है कि जितना प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, जितने बार प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, उतने बार हमारी जो है आइडिया क्लियर होगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप अपने सर को, टीचर को, अपने स्कूल वाले टीचर को पूछ सकते हैं या किसी को भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब तक कि आप इस मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक के ये असंभव है कि आपको वो प्रॉब्लम आएगा। हमको मालूम है कि ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमको आ जाते हैं, हम देख लेंगे आ जाएंगे, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। आपको हमेशा रखना होगा, इतने ज्यादा प्रैक्टिस वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व। बेटा क्लियर रखा करो, इन बाजार मत दिया करो। तो कदम नहीं है ना मेरा, तो क्लियर रखो कि तुरंत पकड़ के काट दे, एक घंटा ही किया हुआ है। एग्जाम्पल कैसे हैं वो देखते हैं। अगर वो समीकरण नहीं है फिर भी हम उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि
रेखीय समीकरण नहीं है ये, फिर भी हम इसको हल कर सकते हैं कैसे, आसान तरीके से। हमको यहाँ पे दिया गया है 4/y x माइनस y, इस तरह से दिया गया है समीकरण, प्लस 1/x प्लस y बराबर 3, ये समीकरण 1 है। और समीकरण दूसरी भी दिया गया है 2/x माइनस y और माइनस 3x प्लस y, इस तरह से दिया है बराबर 5, इस तरह से दो समीकरण दिए गए हैं। ये जो समीकरण है रेखीय नहीं है, फिर भी हमको इसको युगपत समीकरण के द्वारा या युगपत के द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है बेटा, ये जो अपॉन वाले जो है हर में जितने भी जो भी नंबर है, जैसे x और y जो है ये हर में है, तो हमको इसको एक साइड में निकाल देना है। जैसे 1/x माइनस y ऐसा करेंगे, जिसको हम, और सेकेंड वाली जो है 1/x प्लस y, इसको हमको b मान लेना है। हमको अपने अनुसार a b c d या x y z इस तरह से भी मान सकते हैं। तो हमको यहाँ x और y ऑलरेडी दिए गए हैं, इसलिए मैंने इसको a और b माना है। तो हमको इस तरह से इसका मान रख देना है, और फिर यहाँ पे ये इसका मान a हो गया और इसका मान b हो गया, तो हमको यहाँ पे a और b के इसमें तीसरी समीकरण के रूप में उसको रखना है। जैसे 4a हो गया प्लस जैसे का वैसा, और इसका मान b लिया था तो b हमने यहाँ रख दिया, और बराबर 3 जैसे का वैसा। इस तरह से हमको समीकरण तीसरी मिलती है। सेम वैसे ही यहाँ पे हमको नेक्स्ट वाली समीकरण में भी वैसा ही रखना है। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 का मान 2a हो गया, और 3 हो गया, ये 3b हो गया, बराबर -5 हो गया, इस तरह से बराबर 5 हो गया। इस तरह से हमको समीकरण तीसरी और चौथी हमको मिलती है। इस तीसरी और चौथी समीकरण के द्वारा हम अभी तक के जो हमने देखा है, अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने देखा है, अब आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इतने आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तीसरी और चौथी समीकरण बनी है, ये तो साधारण स्वरूप में आ गई है। अब जब हम इसका मान निकालेंगे, फाइनली जब हम इसका मान निकालेंगे, तब हमको ये जो a का हमने मान रखा था, उस a का मान को हमको उसको रखना है। ये जो हमने a का मान रखा है, इसमें a का मान दिख रहा है आपको, जहां मैंने ऐसे राउंड किया है, उसमें a का और b का जो मान है उसको हमको फाइनल बाद में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तो जो है साधारण समीकरण हमने बना लिया। तो देखो यहाँ समीकरण जो हमने साधारण बनाई थी, उस साधारण समीकरण को हल करने के लिए हमने तीसरी और जो चौथी थी, इसको हल करने के बाद हमको इसका आंसर a बराबर 1 और b बराबर -1 ऐसे प्राप्त होता है। अभी हमको ये हमने इतने सारे तो ये जो समीकरण हल किया आपने, ये क्रेमर पद्धति से हल किया? नहीं बेटा, ये क्रेमर पद्धति से नहीं है। ये आप इसको युक्त समीकरण के हल कर सकते हैं। इसको साथ सिंपल भी कोई भी दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई भी पद्धति से, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है ना, तो किसी भी पद्धति से इसको हल कर सकते हैं। युक्त समीकरण बोला है या सर सुनाई, हेलो सर सुनाई नहीं दे रहा है, अगर सर वापस रिपीट करो ना। में अगर किसी भी पद्धति का नाम दिया है, तब ही हम उसको उस पद्धति से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का नाम नहीं दिया है, हल करके दिया है, तो आप साधारण युगपत समीकरण द्वारा ही इसको हल कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? ओके सर। हाँ, सिर्फ सिंपली अगर हल करके दिया है तो आप साधारण युगपत समीकरण द्वारा उसको हल करो। हमको सिर्फ ये करना है कि उसका मान हमको ध्यान में रखना है कि ये जो अपॉन वाले हैं, बटे वाले जो रहते हैं, उनका मान हमको क्या करना है, उसको हमको थोड़ा ध्यान में रखना है, और a और b मान लेना है। उसके बाद साधारण समीकरण के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद बहुत आसान हो जाता है कि उसको हल करें। तो उसमें जहां जिस एग्जाम्पल में अगर बोर्ड में ऐसा दिया है, जिस एग्जाम्पल में जिस उस पद्धति का अगर नाम दिया है, तो वो पद्धति से ही हल करना है। अगर नहीं, सिर्फ सिंपल हल करो या हल कीजिए ऐसा दिया हुआ है, तो आप इसमें कोई भी युगपत समीकरण का द्वारा हल कर सकते हैं। ओके, ओके ना? यस सर। ओके ओके,
इसके बाद भी है कुछ ऐसे एक एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सेल का है, सेल का एग्जांपल है यहाँ पे दिया है। तो सेल का एग्जांपल में भी बहुत बार हमने देखा है कि मार्केट में सेल लगते हैं, उसके भी बहुत एग्जांपल होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं हूँ, ये समझो कि मैंने ही सेल किया या आपने सेल किया किसी चीज को, तो यहाँ पे दिया गया है प्रथम, यानी मेरे पास में यहाँ पे जो आकृति में दिख रही है, यानी स्लाइड में जो दिख रही है वो कांटे वाली घड़ी दिख रही है और डिजिटल वॉच भी दिख रही है। तो हमको यहाँ देखना है कि पहले दिन मैंने जो सेल किया या आपने सेल किया, ये कांटे वाली घड़ी को हमने 11 सेल कर दिया है, डिजिटल घड़ी 6 को सेल कर दिया है और मुझे प्राप्त हो गए हैं 4330 रुपीज। अब दूसरे दिन हमने उसको कांटे वाली घड़ी को 22 सेल कर दिया है और डिजिटल घड़ी को 5 सेल किया है। उस दिन सेकेंड डे मेरे पास कलेक्ट हो गए हैं 7330 रुपीज। हमको एक घड़ी की, इसमें क्या होता है कि जो कांटे वाली घड़ी है उसकी प्राइस कितनी होगी या फिर जो डिजिटल वॉच है उसकी प्राइस कितनी होगी, ये हमको पता नहीं है। तो हम आसान तरीके का यूज करके इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। यानी हमको वहां पे मानना होगा, हमको उसको मानना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कांटेदार जो घड़ी, कांटे वाली जो घड़ी रहती है उसको हमको एक्स मानना पड़ता है, यहाँ हमने एक्स मान लिया, और जो डिजिटल वाली घड़ी थी उसको हमने वाई मान लिया। और पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त ये थी हमारी कि 11 से 6 डिजिटल और पूरे प्राप्त हुए थे 4330 रुपए। तो हमको पहली शर्त के अनुसार हमको ये देखना है कि 11x प्लस 6y बराबर 4330 रुपीज। तो ये पहली शर्त के अनुसार हमारी एक समीकरण तैयार होती है। वैसे ही हमको दूसरी शर्त के अनुसार देखना है, तो दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी समीकरण तैयार करना है। तो दूसरी समीकरण में भी हमने देखा था कि 22 जो है वो कांटेदार वाली जो घड़ी थी वो सेल हुई थी और 5 जो है वो डिजिटल वॉच सेल हुई थी। तो ऐसे टोटल हमको मिला था 22x प्लस 5y बराबर 7630। इस तरह से हमको सेकेंड समीकरण मिली है। अब ये जो दोनों समीकरण आ चुकी है, दोनों समीकरण जो आ चुकी है, तो इसका मतलब हमको x और y का जो मान ज्ञात करने के लिए सबसे आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम किसी भी पद्धति से यूज कर सकते हैं। हेलो, यहाँ पे भी हम साधारण युगपत समीकरण इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी दो समीकरण आ गई है और x और y का मान हमको आसानी से, यानी कांटेदार वाली जो घड़ी है और जो डिजिटल घड़ी है, इन दोनों का मान आसानी से, कौन सी घड़ी कितने रुपए में गई है या कितने रुपए की होगी, ये आसानी से हम इस युगपत समीकरण के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट समीकरण हमको मिली है, सेकंड समीकरण हमको मिली है। अब फर्स्ट और सेकंड में हमको युगपत समीकरण हल करने के लिए हमको एक बात और ध्यान में रखनी पड़ती है कि किसी भी एक जो चर होते हैं उनका गुणांक समान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले चर में इसका गुणांक 11 है, इसका 22 है, इसका 6 है और इसका 5 है। तो इनका जो है समान नहीं है, तो हमको किसी भी एक समीकरण को समान करना होगा। तो समान करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे आसान तरीका है समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तभी ये समान हो जाएगा। देखो समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में मैंने लिया 2 से गुना किया तो ये 11 गुना 2 तो 22 हो जाएगा। इस तरह से हमको समीकरण प्राप्त हो रही है, यानी 22x प्लस 12y बराबर 8660। इस तरह से हमको तीसरी समीकरण मिल जाएगी। जब तक हम उसको समान नहीं करेंगे, उसके गुणांक समान नहीं करेंगे, तब तक हम उसको हल नहीं कर सकते। तो थर्ड वाली जो समीकरण मिल रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो थर्ड वाली समीकरण थी और जो सेकेंड वाली समीकरण थी, दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि 22x और 22x दोनों थे, यानी 22x और 22x दोनों के जो गुणांक थे वो समान थे, लेकिन दोनों एक ही चिन्ह वाले थे, इसलिए हमको उसको घटा देना है। जोड़ेंगे तो फिर कोई किसी का मान निकलने वाला नहीं है, किसी भी टर्म्स का मान नहीं निकलेगा, इसलिए हमको उसको घटा देना है। तो हमने यहाँ घटा दिया, तो 22 को 22 से मैंने क्रॉस कर दिया तो वो हो गया 0। इसको इससे घटा देने कट जाएगा ये, और 5 और 12 को जोड़ देंगे तो 5 में से 12 गए हम, क्योंकि ये हमको घटाना है तो यहाँ पे माइनस रहता है,
यहाँ माइनस रहता है तो 5 में से 12 गए, आपको ये ध्यान रखना है कि -7 आते हैं, -7y। और यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, 7330 में से 8660 को हमको घटा देना है, यानी माइनस कर देना है। तो इस तरह से माइनस करने पर उसका आंसर आता है 1330, 1330। लेकिन माइनस करना है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, और ये दोनों माइनस, दोनों लेफ्ट साइड से माइनस होते हैं, तो वो टर्म को हटा देना पड़ता है, यानी माइनस वाली टर्म को, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 1330 के नीचे चले जाएगा, और दोनों को भाग करने पर y का मान 190, इस तरह से हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। और y का मान करने के बाद ये जो y का मान है, ये हमको x के टर्म में रखना है, यानी कोई भी एक समीकरण में, जो आसान वाली समीकरण है, उसमें हम ये y का मान रख सकते हैं। आसान वाली समीकरण में हमको y का मान रख सकते हैं, जैसे ये y का मान आया 190, यहाँ समीकरण 1 में रखने पर कोई भी एक समीकरण में आप रख सकते हैं। मैंने 1 में रखा y का मान, तो 1 में रखने पर उसी समीकरण को हमने देखा, 11x + 6y = 4330, इस तरह से है। हमने y के जगह 190 रख दिया, y के जगह बाकी सब जैसे का वैसा हमने सेम लिखा है, y की जगह 190 लिख दिया है। y इन दोनों को 6 और 190 को गुना कर लेंगे, ये जैसे का वैसा 11x प्लस यहाँ हो जाएगा 1140 बराबर 4330, जैसे का वैसा इधर वाले टर्म्स जैसे के वैसे रहेंगे। अब ये 1140 है, हम इसको इस साइड ले जा सकते हैं, इस साइड ले जाने के बाद ये टर्म्स माइनस हो जाएगी, तो ये 4330 में से 1140 को माइनस कर देंगे, तो 3190 बच जाएंगे हमारे पास। तो अब ये इधर 11 है, क्योंकि x का मान निकालना है, ये 11 को हमको इधर बटे में डाल देना है, इसका भाग करने पर x का मान 290 इस तरह से आता है। और हमने जब भी इसके पहले वाले पोर्शन में देखा था कि x यानी क्या होता था, तो कांटेदार घड़ी का मूल्य, जो कांटेदार घड़ी का मूल्य था वो x था, तो कांटेदार घड़ी जो थी वो 290 रुपीस मीन्स 290 रुपीस की हो गई, और जो डिजिटल वॉच थी जिसका मूल्य जिसका मान y था, उसका मूल्य आया 190 रुपीस। इस तरह से हम ये जो बिल वाला जो लेते हैं, या इसको से, है ना। अब हेलो, हाँ सर जी। हाँ सर, हाँ, समय समाप्त हो चुका है सर। ओके ओके। हाँ, किसी को क्वेश्चन करना है सर? नो। किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों, तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ही अपना माइक ऑन कीजिए। शायद किसी को कुछ क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है सर। ओके ओके। सर मैं सभी को बोलना